बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। अच्छा जी, क्लास का आगाज करते हैं। एनपीओ हम लोग कर रहे हैं और एनपीओ के अंदर हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कर लिए। दोनों लेक्चर्स में हम लोगों ने एनपीओ की बेसिक्स के बारे में पढ़ा है और ये समझा है कि ये क्या होती है और इनमें और नॉर्मल बिजनेस के अंदर क्या फ़र्क होता है। फिर हम लोगों ने एनपीओ की इनकम्स के बारे में समझना शुरू किया था कि एनपीओ की इनकम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और फिर हमने ये कहा था कि कुछ डोनेशंस ऐसे होते हैं, एनपीओ की इनकम का एक बड़ा पोर्शन डोनेशंस की फॉर्म में आता है जिनको कंट्रीब्यूशन कहते हैं, और उस कंट्रीब्यूशन के साथ कंडीशन अटैच होती है। जब कोई कंडीशन आ जाती है तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल, मोर एक्सप्रेसिव। आपने ज्यादा बेहतर तरीके से उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। अगर तो कोई कंडीशन ना होती तो हम सिंपल उसको इनकम में रिकॉर्ड कर लेते, लेकिन जब एक कंडीशन है तो हमारी जिम्मेदारी है कि वो कंडीशन फुलफिल की जाए, और जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती उस वक्त तक हमें कोई हक नहीं है कि हम वो चीज इनकम में रिकॉर्ड करें। तो हम लोग सबसे पहले उसको एक अकाउंट में पार्क कर देंगे जिसे हम फंड कहते हैं। फंड बेसिकली एक लायबिलिटी होती है, ये एक क्रेडिट नेचर का अकाउंट होता है, और ये लायबिलिटी आपके ऊपर उस वक्त तक रहती है जब तक कंडीशन मीट नहीं करते। जब आप उसकी कंडीशन मीट कर लेते हैं तो फिर आप उसको इनकम में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये जो बात थी इसको फिर हम लोगों ने समझा था कल कि फंड अकाउंटिंग के अंदर 3 तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये है कि आपको अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिल जाए, या अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन की बेसिस के ऊपर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम मिल जाए। ये दोनों चीजें सीधी सीधी आप इनकम में रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई इंडोमेंट फंड मिल जाए जिसमें रूल ये होता है कि आपने इसको यूटिलाइज नहीं करना बल्कि इसको इन्वेस्ट करना है और इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम का बेनिफिट हासिल करना है, तो उसकी हम लोगों ने एक एग्जांपल की थी कि इंडोमेंट फंड जो है वो जब कैपिटलाइज होगा, जब हम लोग उसको लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करेंगे, और फिर जब हम उसे यूटिलाइज करेंगे तो फिर किस तरीके से दिखाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे किया था। देन हम लोगों ने बात की थी कि अगर तीसरी कैटेगरी आ जाए जो इंडोमेंट फंड नहीं है, जिसमें फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं आप लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन है, तो फिर हमने उसमें कुछ 4 कैटेगरीज मजीद डिस्कस की थी। यानी कि अगर जो कंडीशन है वो करंट पीरियड से रिलेट कर रही हो तो फिर तो आप इसको करंट ईयर में ही इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर वो फ्यूचर पीरियड से रिलेट कर रही हो तो फिर आपने एवरी ईयर जितना जितना यूटिलाइज हुआ है या जितना जितना आपको अलाउ था खर्चा करना, वो आप डेफर्ड कंट्रीब्यूशन से निकाल के इनकम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। और जो तीसरी बात ये थी वो थी कि अगर आपको कोई ऐसा लोन मिल जाए जिससे आप लैंड परचेज कर लें, या लैंड या बिल्डिंग ऐसी चीज जो डेप्रिसिएबल है। पहले वो बात करते हैं जो डेप्रिसिएबल है, लैंड डेप्रिसिएबल नहीं होता, उसके अलावा बाकी मशीनरी एसेट वगैरह परचेज कर ले, तो ऐसे केस में वो जो ग्रांट होती है या वो जो आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है फंड, उसको डेप्रिसिएशन के पैटर्न को फॉलो करते हुए इनकम में रिकॉर्ड करना होता है। यानी कि अगर आपका वो एसेट जो आपने इससे परचेज किया वो 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, तो इस डेफर्ड कंट्रीब्यूशन की भी 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर आपने कैलकुलेशन करनी है और उसको इनकम में ट्रांसफर करना है। यानी कि इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे। इसी तरह से अगर कोई आपने ऐसा एसेट ले लिया है जो नॉन डेप्रिसिएबल है, या आप समझ लीजिए कि ऐसा लोन लिया जिस पर आपने नॉन डेप्रिसिएबल एसेट परचेज किया है, तो ऐसे केस में आप उसको कैपिटल एसेट फंड के तौर पे मेंटेन करेंगे और वो हमेशा मेंटेन रहेगा। उसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करना क्योंकि उसके अगेंस्ट आपने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। इसकी रीजन ये है कि जब आपको एक लैंड या बिल्डिंग जो है वो फ्री में मिली है
और उस फ्री की मिली हुई चीज के ऊपर आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो बेसिकली आप गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने खर्चा ही नहीं किया तो आप अपने एक्सपेंसेस क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? इसलिए फ्री में मिले हुए एसेट की का एक फंड क्रिएट कर लेते हैं और उस फंड से इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं, जो इक्वल होती है डेप्रिसिएशन के। तो ये चीज मैंने इसलिए बताई है कि आपको समझ आ जाए कि जब हम लोग इस तरह से करेंगे, ये हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट्स के अंदर भी करेंगे, ठीक है। तो ये रूल इसके पीछे सिंपल यही है कि आपने जो भी ग्रांट लेनी है या आपने जो भी कंट्रीब्यूशन लेना है, उस कंट्रीब्यूशन की बेसिस के ऊपर आपने जो एक्सपेंस है उसको ओवरस्टेट नहीं होने देना, ठीक है जी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट कि रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन होगा तो वो किधर जाएगा, ये हम लोगों ने किया था। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जी, वी डिड ए क्वेश्चन सगाला स्पोर्ट्स क्लब का, और इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने इनकम और एक्सपेंसेस बनाए थे। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट होता है ना, वो आपके फंड्स की मूवमेंट को बताता है, आपके फंड्स की मूवमेंट को बताता है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आप जो बनाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जनरल फंड का बनाते हैं, बाकी सारे फंड्स की जो मूवमेंट होती है वो आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है जी। तो इसकी फर्दर प्रैक्टिस इंशाल्लाह आज करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको समझ आ जाएगी। कुछ छोटी छोटी बातें जो कि हम लोगों ने करना शुरू की थी, पहले वो देख लेते हैं। हम लोगों ने एनपीओ के रेवेन्यू सोर्सेज के बारे में बात की थी कि रेवेन्यू सोर्सेज एनपीओ के क्या क्या है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हमने कहा था कि मेंबरशिप फीस होती है सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स। उसके बाद हमने कहा था कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशंस होते हैं, ठीक है जी। चले अब हम जरा बात कर लेते हैं कि एनपीओ के रेवेन्यू सोर्सेज के अंदर और कौन कौन सी चीजें आती है। तो हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी कि इनको सब्सक्रिप्शन मिलती है। सब्सक्रिप्शन में एग्जामिनर हमेशा आपको कैलकुलेशंस करने के लिए देता है, लेकिन वो कैलकुलेशन आपकी मैथ बेस्ड होती है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, जब कंट्रीब्यूशन आती है तो उसके साथ एक कंडीशन अटैच हो अगर, तो फिर हम उसका फंड बनाते हैं। ये बात हमने सीख ली है। कंट्रीब्यूशन 3 तरह की होती है, रिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड और इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। अदर रेवेन्यू सोर्सेज हमने देख ली है कि रेवेन्यू तो नहीं कहना चाहिए वैसे, इसको अखलाकी तौर पे अदर इनकम सोर्सेज कहना चाहिए। तो अदर इनकम सोर्सेज जो है एनपीओ के, उसमें हमने देखा कि लाइफ मेंबरशिप मिलती है। लाइफ मेंबरशिप की 3 ट्रीटमेंट्स हो सकती है। आप उसको फॉरन इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लें, आप उसको ओवर द टाइम इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करें, या आप उसको कभी भी इनकम के तौर पर रिकॉर्ड ना करें, ठीक है जी। ये हो सकता है फौरन, ठीक है जी, इमीडिएटली। ये होता है कुछ सालों में, और ये होता है कभी भी नहीं। वाह क्या बात। सब्सक्रिप्शन हमने डिस्कस की, कंट्रीब्यूशन डिस्कस किया, डोनेशंस वगैरह जो मिल जाते हैं, डोनेशन जो होते हैं वो जब आपको मिले तो दैट इज जस्ट लाइक ए अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। तो आप उसको बस इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर देंगे। आपको अगर फर्स्ट करें कैश मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट, डोनेशन इनकम अकाउंट क्रेडिट। ये सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर चीजें काइंड में मिले, काइंड से मुराद ये होती है कि अगर चीजें जो है वो पैसों की बजाय कोई चीज मिल जाए आपको जो इस्तेमाल हो सकती है, तो फिर आप उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जो चीजें काइंड में मिलती है आप उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेगेसी का मतलब होता है विरासत। कैश इन काइंड आइटम्स होती है जो कि एक डिसीज पर्सन की मिलती है, उसकी फेयर वैल्यू लेनी है और उसकी फेयर वैल्यू से उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेना है। गवर्नमेंट कभी कभार किसी एनपीओ का वजीफा लगा देती है, या कोई और बंदा, कोई और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, को बहुत बड़ा बिजनेसमैन एनपीओ के लिए कोई वजीफा जारी कर देते हैं, तो इसको आप लोग एनुअल इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन नहीं होती, आपकी इनकम होती है, अगला दे दे नहीं दे ना दे। तो इसलिए आपने जो है वो इस चीज को ज़हन में रखना है। प्रॉफिट फ्रॉम स्मॉल ऑपरेशंस, जो स्मॉल ऑपरेशंस होते हैं ना जी, कभी कभार ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, कभी कभार
कोई कैंटीन वगैरह मेंटेन हो जाती है, कोई टूर्नामेंट करा दिया जाता है, कोई फेस्टिवल करा दिया जाता है, तो इसके अंदर करना ये है कि आपने इसका प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट करना है। यानी कि जो स्मॉल एक्टिविटीज होती है, ये ऐसी एक्टिविटीज होती है जो मेन पर्पस तो नहीं होता, लेकिन वैसे ही रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के तौर पे कराई जाती है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल जो है, इसका मेन पर्पस लोगों के लिए एनुअल डिनर कराना तो नहीं होगा, ना ही क्रिकेट टूर्नामेंट कराना होगा, लेकिन हॉस्पिटल वाले अगर अपने स्टाफ का क्रिकेट टूर्नामेंट करा दे तो ये एक अच्छी हल्ला गुल्ला वाली एक्टिविटी हो जाती है। तो ऐसे जो एडजस्टमेंट्स होती है, इनका प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है और लाइन आइटम के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है। ये याद रखिएगा, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो तो उसके इनकम और एक्सपेंसेस अलग अलग इनकम और एक्सपेंसेस में नहीं दिखाने, उन सबको इकट्ठा करना है। अगर उससे कुछ इनकम आ जाए तो आपने इनकम में लिख लेनी है, और अगर उससे कोई एक्सपेंस लॉस आ जाए तो आपने एक्सपेंसेस के अंदर लिख देना है। इन्वेस्टमेंट इनकम जो है, इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में हमने बात कर ली है। फंड अकाउंटिंग के अंदर देखा है कि इन्वेस्टमेंट इनकम जो है ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के फंड से आई है। अगर तो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से आई है, या ऐसी तमाम चीजें जो कि जिनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर हम उसको इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। और अगर वो रिस्ट्रिक्टेड फंड हो या इंडोमेंट फंड हो, तो इस केस में हम लोगों ने एंट्रीज में भी देखा था कि जनाब ये हम लोग जो है ना वो फंड के अंदर ही ऐड कर देते हैं जो भी उसकी इनकम आती है। तो हमने कहा कि फंड अकाउंटिंग के अंदर इसकी ये ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, ये एग्जांपल हम लोगों ने वैसे इसी तरह की बिल्कुल एग्जांपल हमने बना के की थी। ये लाइफ मेंबरशिप की एग्जांपल है, तो ये आप लोगों ने करनी है, इंशाल्लाह हो जाएगी आपसे। अदर सोर्सेज ऑफ एनपीओ अक्रूड, यानी कि रिसीवेबल। देखिए एनपीओ जो है वो चीजों को रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ ये दो चीजों को रिकॉर्ड कर सकता है। एक तो एनुअल सब्सक्रिप्शन, हमें पता है ना कि हम लोग टी अकाउंट बनाते हैं सब्सक्रिप्शन का, उसमें ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग पेबल, ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग और क्लोजिंग रिसीवेबल। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन है तो उसको आप ओपनिंग और क्लोजिंग के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन आपने लेनी ही लेनी है। लेकिन फर्ज करें कि एक बंदा आके आपको कहता है कि यार मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मैं अभी तो घर जा रहा हूँ, मैं चेकबुक नहीं लेकर आया, लेकिन ये है कि मैं आपको डोनेशन दूंगा फॉर एग्जाम्पल 3 मिलियन का, और मैं जब अभी आया, मैं बाहर के मुल्क जा रहा हूँ, जैसे वापस आया आपको 3 मिलियन का डोनेशन दूंगा, ये आपने रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करना। कोई आपको गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि भाई हम आपको इंडोमेंट फंड देंगे, इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन देंगे, और आपने जो है ना फला फला काम करने हैं। जैसे अक्सर ऐसे होता है कि कोई वजीर आला आता है, वो आके स्टेज पे खड़ा होता है और लोगों को खुश करने के लिए क्या जाता है कि भाई इस इलाके के लिए इतनी ग्रांट मंजूर कर दी गई, या कोई और चीज होती है। तो इस तरह से अगर किसी भी सोसाइटी के लिए कोई फंड गवर्नमेंट जो है ना अप्रूव कर दे, तो उसको भी आपने रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करना। सही है, इसको जब वो मिलेगा तब रिकॉर्ड करना है। तो ये चीज जो है स्टैंडर्ड के अंदर बड़ी जोर से उन्होंने बताई है कि भाई सिर्फ और सिर्फ एनुअल सब्सक्रिप्शन आपने अक्रूड रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करनी है। अक्रूड का मतलब है रिसीवेबल, रिसीवेबल के तौर पे आपने तब रिकॉर्ड करनी है, या तो सिर्फ अक्रूड सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और ये लोगों के साथ कमिटमेंट होती है कि आपको हम सर्विसेज देंगे। और दूसरी चीज होती है प्लेज। एक होता है जी प्लेज क्रिएट कर देना। प्लेज में ये होता है कि किसी कोई बंदा उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर देता है, लेकिन देखिएगा जरा उसमें कंडीशंस 4 लगाई है उसने। उसने कहा ए प्लेज इज ए प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट cash and other assets to an NPO. The receivable amount can be recognized when 4 conditions. Amount is reasonably estimated, जब आपको पता हो कि अमाउंट क्या मिलेगी। Collection is reasonably assured, जब आपको कंफर्म हो जाए कि भाई पैसे मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ऐसा हो सकता है कि और भी लोगों को ग्रांट मिली हो, तो लोगों को ग्रांटें मिलना शुरू हो गई है, आपके साथ वालों को मिल गई है, बस आपको उन्होंने डेट बताई है, फलान डेट पे आके ले जाना, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि पैसे वो दे देते हैं। इस तरह की कंडीशंस है। तो स्टैंडर्ड ने कहा है कि भाई एमएमओ उठा के हर चीज को रिकॉर्ड नहीं कर लेना। लोग डोनेशन का वादा करते हैं फिर भाग जाते हैं। तो सबसे पहले अमाउंट को रीजनेबली अश्योर करो। नंबर 2, कलेक्शन रीजनेबली अश्योर्ड हो। और अगर कोई कंडीशन वो लगाएंगे, यानी कि अगर डोनेशन देने वाले ने कोई कंडीशन लगानी है, तो फिर आप इस चीज पे भी अश्योर्ड हो कि वो कंडीशन मीट कर सकेंगे आप।
ये ना हो कि आप कहें कि चल पैसे तो देना बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। रिसीविंग द प्लेज इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ए फ्यूचर इवेंट आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ एनपीओ। चौथी चीज उसने ये बताई कि जनाब ये जो प्लेज है इसको रिसीव करना किसी ऐसे फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट नहीं है जो कि एनपीओ के कंट्रोल में नहीं है। देखिए फर्स्ट करें कि सीएम पंजाब जो है वो ये कहते हैं कि भाई हम आपको जो है ना वो 3 मिलियन का डोनेशन देंगे, ठीक है, डोनेशन मिल भी रहा है, सारा कुछ हो रहा है, अगर आप 30 लोगों को आईटी का कोर्स कराएंगे। सही हो गया जी। अब ये किसने कराना है, ये कराना है एनपीओ ने। ये डिसीजन एनपीओ के कंट्रोल में है कि एनपीओ जो है वो 30 लोगों को आईटी का कोर्स करा सकती है। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर बात ये होती कि भाई आपको 3 मिलियन मिलेगा अगर इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में बाबर आजम जो है मैच की तीसरी बॉल पे 4 लगाएगा, ले दिस इज ए कंडीशन विच इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ एनपीओ। एनपीओ कुछ भी कर ले ये उसके कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो कंडीशंस है, ये तो खैर मैंने बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक एग्जांपल दे दिए। तो जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जो कि रीजनेबली श्योर हो कि वो हो जाएगा काम, और दूसरी चीज ये भी है कि वो फ्यूचर के किसी ऐसे इवेंट पे डिपेंडेंट ना हो जो कि एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, तो फिर ये भी कंडीशन मीट हो, ये भी और फिर इन सारों को इकट्ठा करें तो फिर आपका आंसर है यस। अब आप इसको रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर इन चारों में से कोई एक भी बात पूरी ना हो तो फिर कोई भी डोनेशन या कंट्रीब्यूशन आप इनकम के तौर पर, रिसीवेबल इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप उसको रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं तो आप उसकी एंट्री करते हैं रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और इनकम अकाउंट क्रेडिट। आप उसको तो इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो भाई इनकम के तौर पे क्यों रिकॉर्ड करेंगे अगर आपको पता है कि भाई अमाउंट क्या मिलनी है आपको पता ही नहीं, या आपको कंफर्म ही नहीं है कि अमाउंट मिलेगी या नहीं, या आपको कंफर्म ही नहीं है कि जो कंडीशन आएगी वो मैं पूरी कर सकता हूँ या नहीं, या आपको कंफर्म ही नहीं है कि जो फ्यूचर इवेंट है वो हमारे कंट्रोल में है या नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप उसको इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं तो इसके लिए बहुत सारी कंडीशन है। अदर रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ एनपीओ इन काइंड, काइंड का मतलब होता है कि पैसे ना मिले आपको कोई चीज मिल जाए। इसमें हमने कहा था कि पीपी अगर कंट्रीब्यूट हो जाए आपको, यानी कि कोई बंदा आपको एसेट दे दे, गाड़ी दे दे, तो आपने उसको इनिशियली फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, एसेट टू एसेट फंड अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। आपने जब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने आपको गाड़ी दी, आपने उसकी फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई की तो वो बनी 20 लाख, 2 मिलियन। आपने एंट्री कर दी एसेट अकाउंट डेबिट और एसेट फंड अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि पैसे दिए होते तो चलो फिर तो चलो ठीक था कि आप एसेट टू कैश कर देते, लेकिन आपको तो एसेट मिला है फ्री में, तो आप 2 मिलियन से की एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट एसेट फंड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, ऐसा हो सकता है। फिर कभी कभार ऐसे होता है कि आपको सब्सिडाइज्ड परचेज ऑफ एसेट मिल जाता है, यानी कि आपने गाड़ियां लेनी है लेकिन आप अगले को जाके अपने लेटर हेड के ऊपर देते हैं, बताते हैं कि भाई ये गाड़ी जो है ये मैंने एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल करनी है, और लेटर हेड जो है वो एधी फाउंडेशन का है। तो एधी फाउंडेशन को तो लोग वैसे भी बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार इस गाड़ी के अंदर से हम लोग जो है ना अपने सारे प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर लेंगे और कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट भी करेंगे। तो मार्केट में जो गाड़ी है उसकी सेल प्राइस जो है, फॉर एग्जांपल आप कोई एम्बुलेंस के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसकी फेयर वैल्यू है फॉर एग्जांपल 4 मिलियन, लेकिन हम आपको देंगे 3 मिलियन की, 10 लाख रुपए जो है इसमें से हम कम कर देंगे। कुछ हमारा प्रॉफिट था 2 लाख रुपए, वो भी हमने कम कर दिया, और कुछ हमारे पास इतने ही पैसे थे तो हमने 8 लाख रुपए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर दिए हैं, क्योंकि हमारी जो खरीद है वो 38 लाख रुपए की है। ठीक है, 2 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट था वो भी हमने कम कर दिया, दुकान वाला कहेगा, और 8 लाख रुपए हमने अपनी तरफ से डाल दिए, अब आपने सिर्फ 30 लाख रुपए देने हैं तो आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो ऐसे केस में हम लोग एंट्री करेंगे एसेट की फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे विच इज 4 मिलियन, एसेट का जितना कैश दिया डेट इज 3 मिलियन, और एसेट फंड जो है डेट इज 1 मिलियन।
क्योंकि आपको 1 मिलियन का एसेट फंड में डिस्काउंट मिला। तो गाड़ी को हमेशा उसकी आइटम को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। अगर कोई आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पैसे मिल जाए या कोई सामान मिल जाए, जैसे आप मस्जिद बना रहे हैं और आपको मस्जिद बनाने के लिए सीमेंट की 100 बोरियां जो है वो कोई साहब आके आपकी कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे उतार के चले जाए। ठीक है जी। वो कोई बंदा आए वो कहे कि जनाब यहाँ पे जो ईंटें हैं मेरे भट्टे से सप्लाई होंगी और मैं आपको फ्री में ईंटें दूंगा। तो इस तरह से जो भी आपको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर कंट्रीब्यूशन मिल रहे हैं आपने वो भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने। फेयर वैल्यू से मरा दिया कि इस वक्त ये मार्केट में कितने की है। अगर मैं ये काम ना कर रहा होता, अगर मैं एनपीओ ना चला रहा होता तो मुझे ये चीज कितने की पड़ती। तो हम उसकी एंट्री करेंगे CWIP अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जांपल हमें 12 मिलियन की का मटेरियल मिला है किसी डोनर की तरफ से। उसने हमें कुछ मटेरियल भिजवा दिया ट्रकों पर लोड करके। जब हमने उसका एस्टिमेट लगाया तो पता चला कि यार ये तो 1,20,00,000 रुपए की चीजें हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, CWIP फंड क्रिएट कर दिया। ठीक है, सही है जी। CWIP फंड क्रिएट कर दिया विच इज 12 मिलियन। तो जब आपको कोई भी चीज मिलेगी आपने उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। और जब आप एसेट डेप्रिसिएट करेंगे, जब आप एसेट डेप्रिसिएट करना शुरू करेंगे तो आप दो एंट्रीज करेंगे। एक तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट टू चार्ज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और इसी तरीके से एसेट फंड से कंट्रीब्यूटेड इनकम को चार्ज करेंगे तो नलीफाई द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। यही बात अभी मैंने शुरू में भी आपको बताई थी। ये जो अभी हमने सगाला स्पोर्ट्स का किया है कि जिसमें 30 मिलियन का एक एसेट था, उसके ऊपर 3 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी, यानी कि 10% रेट निकाला था हमने। और फिर हमने कहा था कि इसके अगेंस्ट हमें 20 मिलियन का डोनेशन भी मिला हुआ था। तो 20 मिलियन के ऊपर भी 10% के साथ 2 मिलियन की हम लोगों ने इनकम भी रिकॉर्ड की थी ताकि हमारा जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाए। अगर इक्वल अमाउंट का कंट्रीब्यूशन मिला होता तो हमारी जो डिस्काउंट है वो उतनी इक्वल अमाउंट का ही बनता। ठीक है जी। तो हम लोग डेप्रिसिएशन के टाइम पे दो एंट्रीज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, और दूसरी हम एसेट फंड अकाउंट डेबिट टू कंट्रीब्यूटेड इनकम क्रेडिट, ये हम लोग इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से जब आपको कुछ इन्वेंट्रीज मिल जाती हैं, आपको पता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और चीज होती है, इन्वेंट्री और चीज होती है। इन्वेंट्री इज समथिंग दैट विल बी यूज्ड, कंज्यूम्ड, और इसकी कोई लंबी लाइफ नहीं होती है। अक्सर औकात हॉस्पिटल को मेडिसिन मिल जाती है, ये उनका फिक्स एसेट नहीं होती, ये उनके लिए इन्वेंट्री होती है। ठीक है। तो अगर हमारे पास नॉर्मल बिजनेस होता तो हम कहते हैं कि नॉर्मल बिजनेस जो है इसको लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि उसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट करते हैं, एनआरवी भी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि देखिए कॉस्ट क्या होती है कि हमें कितने का पड़ा, और एनआरवी क्या होता है कि हम कितने का सेल करेंगे। तो अल्लाह माफी दे, हम लोग जो है वो एनपीओ के अंदर चीजें सेल थोड़ी करते हैं, सेल करके प्रॉफिट थोड़ी कमाना होता है हमने। तो इसलिए इसके अंदर एनआरवी की जगह पे जो वर्ड आता है वो होता है जी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो हम देखते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट का क्या मतलब है कि ये अगर मेरे पास एक पता है मेडिसिन का, तो ये मैं अगर साइड पे रख दूं और इसी तरह का एक और पता मुझे चाहिए तो मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी, इसे हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। मेरे पास एक सिरप की बोतल है, अगर ये मेरे से कुछ छीन के ले जाए तो मुझे अगर दूसरी सिरप की बोतल चाहिए तो मुझे कितने में मिलेगी, ये होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यानी कि जो चीज आपके पास आज मौजूद है वो अगर आपको वही चीज अभी चाहिए, ये चीज एकदम से गायब हो जाए तो आपको नई चीज कितने की मिलेगी, वो नई चीज वो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है। यानी कि बेसिकली उसकी मार्केट से जो प्राइस आपको मिलेगी ये वो है। या मार्केट में कोई बंदा आपको कहता है यार आप शरीफ आदमी हो, आप जब भी आओगे मैं आपको ये जो शरबत की बोतल है ये वैसे तो लोगों को मैं 100 रुपए की देता हूँ, आपको मैं 70 रुपए की दे दूंगा, तो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होगी, 70 रुपीज। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज के नया स्टॉक लाने की आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, मार्केट में क्या कॉस्ट मिल रही है उसकी।
तो कंट्रीब्यूटेड इन्वेंटरी जो होती है इनिशियली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू होती है। जब आपको मिले तो आपने फेयर वैल्यू पे मेजर करनी है। जब आपको मेडिसिन आती है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी बड़े सेठ की तरफ से, तो आपने उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। अब देखिए जब आपको ये मिलेगा, इन्वेंटरी मिलेगी, तो आपने क्या एंट्री करनी है। अब इन्वेंटरी के अंदर जो आपकी जो चीज है उसके ऊपर अगर कोई कंडीशन नहीं है तो फिर आपको सिंपल आप उसको इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आप एंट्री करेंगे इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट, तो कंट्रीब्यूशन इनकम अकाउंट क्रेडिट वट एवर द अमाउंट, मैं कहता हूँ जी 6 मिलियन 60 लाख की आपको दवाइयां मिली हैं, तो आप उसको इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि वो आपने यूज करनी है और आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे मेडिसिन को। सब्सिक्वेंटली ईयर एंड के ऊपर जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे तो आपने इन्वेंट्री अकाउंट की वैल्यूएशन करनी है, आपने आइडेंटिफाई करना है और फिर देखना है कि उसमें से कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर सस्ती तो नहीं हो गई चीज। यानी फॉर एग्जांपल आपने जब एक दवाई खरीदी थी, दवाई की एक खेप खरीदी थी, खेप से मुराद होती है कि एक बड़ा कार्टन परचेज किया था, तो उस वक्त जो था वो शरबत आपको 80 रुपए का मिल रहा था, लेकिन अब कोई बंदा आपको वही शरबत जो है वो 70 रुपए का देने के लिए तैयार है, तो अब आपकी उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम हो गई है, तो हम बिल्कुल उसी तरह से एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करेंगे जैसे हम नॉर्मल बिजनेसेस में करते हैं। कंट्रीब्यूटेड सर्विसेज की बात करते हैं। अगर कोई बिजनेस, अगर कोई बंदा आपके पास सर्विसेज दे दे तो इन सर्विसेज को भी आपने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, लेकिन उसकी एक कंडीशन, बल्कि दो कंडीशन। नंबर वन, उसकी फेयर वैल्यू एस्टिमेट की जा सके, कैलकुलेट की जा सके इजीली, और दूसरा ये था कि अगर ये बंदा हमारी हेल्प ना करता तो हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इसको परचेज ही करते हैं इस सर्विस को। जैसा कि आप एक डॉक्टर से बात कर रहे थे, आपने उसे कहा कि यार हम लोग एक जगह पे कैंप लगाना चाहते हैं और उस कैंप के अंदर आपकी सर्विसेज हमें चाहिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है यार, मैं तो नॉर्मली इस तरह की सर्विसेज के जो है ना वो पैसे लेता हूँ, आपने तय कर लिया, उसके साथ तय हो गया कि जी एक दिन का आप उसको 1 लाख रुपए देंगे, और वो मान गया, तय हो गया, आपने देने ही देने हैं 1 लाख रुपए। लेकिन फिर बाद में उसने ये कहा कि यार अब मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, आप मुझे अच्छे लगे हो, या उसने उस दिन काम देखा आपका, आपके साथ सारा दिन गुजारा, तो उसको आप लोगों पे तरस आ गया, क्योंकि आप लोग जो है ना वो एक ही गिलास में सारे लोग पानी पीते थे, खाना खाते नहीं थे दोपहर को, बस लगे रहते थे। तो उसने कहा कि यार इनसे 1 लाख रुपए लेके मैंने क्या कर लेना है। तो उसने जाते हुए कहा कि भाई आपसे मैं पैसे नहीं लूंगा। तो जब कोई बंदा वॉलंटरली काम करे आपके पास, उसने कोई पैसे नहीं लिए हैं, तो फिर तो चले अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद भी काम करते हैं, आपके बहन भाई जब फ्री होते हैं तो आप उनको भी साथ ले जाते हैं कि चल भाई आओ काम करें, और अगर वो नहीं होगा तो कोई और बंदा होगा, लेकिन आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे। तो नॉर्मली अगर आप पेमेंट नहीं करते किसी को तो फिर आप उसको डोनेशन के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन फर्ज करें कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये है, फर्ज करें कि एक नॉर्मल बिजनेस ये है कि आप इस तरह की सर्विस हायर करते हैं और उसके पैसे देते हैं, और फिर वो बंदा आपको कहे कि नहीं भाई मैंने पैसे नहीं लेने, आप अगली दफा भी मुझे ही बुलाइएगा। तो अगर वो बंदा ना आया तो फिर आपको किसी और को पैसे देकर लाना पड़ेगा, ये कंडीशन है। यानी कि अगर वो काम वो बंदा ना करता तो किसी और से पैसे देकर करवाना पड़ना था। तो इस तरह की चीज को अगर वो फ्री में सर्विस देते, कंट्रीब्यूटेड सर्विस का मतलब ये है कि उसने आपके एनपीओ के अंदर सर्विस कंट्रीब्यूट किया है। वो कब करेगा कंट्रीब्यूट? जब वो फ्री में ये काम करके देगा। कंट्रीब्यूटेड इन इन्वेंटरीज का मतलब है फ्री में मिल जाना। कंट्रीब्यूशन इन सीडब्ल्यूआईपी का मतलब है सीडब्ल्यूआईपी फ्री मिल जाना। कंट्रीब्यूशन इन पीपी का मतलब है फ्री में जो है वो पीपी मिल जाना। तो कंट्रीब्यूटेड सर्विसेज के केस में भी कंडीशन ये है कि एक तो उसकी अमाउंट रीजनेबली एस्टिमेट हो सके। रीजनेबली एस्टिमेट होने से मुराद ये है कि आपको पता हो कि बेसिकली इस तरह की सर्विस की कितनी कॉस्ट होती है, और दूसरा ये है कि आप ये सर्विस जो है ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप अदरवाइज परचेज ही करते होंगे, तो फिर आप उसकी तरफ से इसको डोनेशन के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि असद साहब है, असद हमारा एक डॉक्टर है, उसने कहा कि भाई आपसे 1 लाख रुपए लूंगा। हमने कहा चलो ठीक है 1 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन जाते हुए उसने कहा कि नहीं भाई मैं आपसे 1 लाख रुपए नहीं लूंगा। तो हम फिर इसको उसकी तरफ से डोनेशन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एक तरफ इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। हम लोग कहेंगे जनाब एक्सपेंस, एक्सपेंस फॉर मेडिकल कैंप, और हमने देना था उसे कैश, लेकिन वो जाते हुए कहा कि उसने कि भाई कैश नहीं चाहिए मुझे। तो फिर हम इसको करेंगे कंट्रीब्यूशन या डोनेशन फ्रॉम
डोनेशन अकाउंट लिख देंगे, ये तो नहीं लिखते कि डोनेशन किससे है, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि फिर हम इसको डोनेशन के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे कंट्रीब्यूटेड इनकम को। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि ये जो इन्वेंट्री है इसका फंड क्यों नहीं मेंटेन करते। देखिए, इन्वेंट्री के साथ जो कंडीशंस होती हैं वो उसी साल मीट हो जानी होती है। इन्वेंट्री जो है, यानी कि ये जो मेडिसिन वगैरह है ये आपने इस्तेमाल करनी है, मेडिसिन लेकर रखने के लिए थोड़ी होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई ऐसी बात कर दे, वो कहे कि जनाब आपको हम लोगों ने एक मशीन दे दी है जो ईसीजी मशीन है, तो ईसीजी मशीन के ऊपर फिर ये पीपी वाले रूल लागू होंगे, क्योंकि ईसीजी मशीन जो होती है वो इन्वेंट्री नहीं होती, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होती है। इसी तरह से कलेक्शंस होती हैं जी, कलेक्शंस वो एंटीक्स आइटम्स होती हैं जो कि नॉर्मली जिनकी वैसे बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस हो सकती है, उसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो सकती है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं जी खाना काबा के गुलाफ जो चेंज हो जाते हैं, तो उसके जो पीसेस होते हैं, श्रेडेड पीसेस वगैरह, वो नॉर्मली लोग जो है ना वो अपने पास रखते हैं और ये सेल परचेज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कलेक्शंस हो गई हैं जिनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस होती है। इसी तरीके से क्या कहते हैं उसको, कुछ चीजों की जो है वो सोशल सिग्निफिकेंस होती है, कुछ चीजों की, जैसे मैंने क्रिकेट बैट की एग्जांपल दी थी कि क्रिकेट बैट जो है वो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। जब आप इस तरह की चीजों को रिसीव कर लेते हैं तो आप इनकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। कलेक्शन आर द वर्क ऑफ आर्ट, हिस्टोरिकल ट्रेजर और सिमिलर एसेट्स, any proceeds from their sale to be used to acquire other items or to be added to the collection or for the direct care of the existing collection। देखिए, इसमें दो तरह की सिचुएशंस हो जाती है। एक तो ऐसी एनपीओज होती हैं जिनका मेन पर्पस ही ये है, जैसे म्यूजियम है, MEASUEM, पता नहीं यही स्पेलिंग होते हैं, बहरहाल मैंने लिख दी है, आप समझ लें कि ये म्यूजियम का वर्ड लिखा हुआ है। तो जो म्यूजियम है उनका तो काम ही होता है कि इस तरह की चीजों को इकट्ठा करना और इस तरह की चीजों की देखभाल करना, इनको करेक्ट रखना और इसको डिस्प्ले पे लगा के रखना। तो ये जो चीजें होती हैं, ये म्यूजियम फिर इन सारी चीजों को एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करता। हाँ, अगर कभी ऐसी कोई कलेक्शन जो है वो सेल हो जाए, तो उसकी सेल से जो पैसे मिले हैं आपको, वो आप इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन अगेन, अगर जिस बंदे ने वो कलेक्शन दी है आपको, फॉर एग्जांपल मियादाद साहब ने बैट दिया और उन्होंने कहा कि भाई आपने ये बैट सेल करना है, फिर इससे जितनी इनकम निकलेगी वो जो है वो आपने फला काम के लिए इस्तेमाल करनी है, तो फिर आप उसको इनकम के तौर पर नहीं बल्कि फंड के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एंडोमेंट उसके ऊपर जो है वो आपको कोई कंडीशन लग जाएगी। ठीक है जी। कलेक्शंस आर नॉट पीपी, कलेक्शन जो है वो पीपी नहीं होते, यानी कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। ठीक है जी। और ना ही इसकी फेयर वैल्यू मेजरमेंट वगैरह करने की जरूरत है अगर आप कस्टोडियन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। कस्टोडियन कौन होता है? अक्सर कहा, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी है कि भैया ये डिसाइड हो जाता है कि भाई ये जो चीज है ये बस म्यूजियम वगैरह के पास जो चीजें होती है, देखिए म्यूजियम के पास जो चीजें होती हैं वो बेच नहीं सकते अगर ऑनर ये ना कहे कि भाई इसको बेचने पे लगा दे। जैसे अक्सर पेंटिंग एग्जीबिशंस होती हैं, तो वो पेंटिंग एग्जीबिशंस जो होती है उसमें जो कुछ भी होता है वो एनपीओ का की ओनरशिप नहीं होता, वो पेंटर की होती है, उसके नीचे पेंटर का नाम लिखा होता है। अगर कोई बंदा उसको परचेज करना चाहे तो एनपीओ जो है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ओनर से बात करवा देती हूँ, तुम उससे बात कर लो, जो तुम्हारा रेट तय हो उसमें से 1%, 2%, 3% एनपीओ कमीशन ले लेती है, जो उसकी इनकम बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एनपीओ पहले उसको अपने पास इनकम के परचेज के तौर पर रिकॉर्ड करे और फिर आगे जो है वो लोगों को बेचे। तो ये चीज जो है ये इस तरह से नहीं होती। तो एनपीओ कस्टोडियन के तौर पे एक्ट करता है, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं करता। अच्छा जी, इन काइंड की एक छोटी सी एग्जांपल है। आपको कुछ मेडिसिन मिली हुई है और उन मेडिसिन को आपने किस तरीके से रिकॉर्ड करना है ये देखते हैं। उसने कहा मेडिसिन फॉर ऑल इज एन एनपीओ व्हिच प्रोवाइड मेडिसिन टू कम्युनिटीज लिविंग इन अंडर डेवलप्ड एरियाज एट नॉमिनल चार्जेस। ले जी, बिल्कुल फ्री नहीं देते, नॉमिनल चार्जेस पे देते हैं, कोई बात नहीं। इट हैज द फॉलोइंग इन्वेंटरीज, पैराडोल है, न्यूब्रोल है, इमोडियम है, मोटिलियम है और रिजिक्स है। वाह, सारी दवाइयों के नाम मैंने बिल्कुल ठीक ले लिए, वेरी गुड। ये आपको मिले थे, इसकी टाइप क्या है? ये आपको रिसीव्ड इन काइंड यानी कि फ्री मिला था, इसकी कॉस्ट 0 है। फिर उसके बाद न्यूब्रोल, इमोडियम, मोटिलियम और रिजिक्स जो है ये आपने परचेज किए थे 24,000, 12,000, 15,000 और 18,000 की। अब क्वांटिटी कितनी है ये नहीं हमें पता, उसने सिर्फ इनकी प्राइसेस बताई। उससे क्या, इनकी जो एनआरवी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो है 6,000, 4,000, 3,000, 2,500 और 3,500। यानी कि एनआरवी क्या होती है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल्स।
ठीक है जी। उसने ये कहा कि भाई इसको बेचना है, देखिए उसने नॉमिनल चार्जेस पे बेचना है। अगर फ्री में देते तो फिर हम कहते हैं कि यार इसकी एनआरवी तो जीरो है, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको नॉमिनल चार्जेस पे दे रहे हैं। नजर भी आ रहा है 24,000 की जो चीजें हैं वो 4,000 की बेचेंगे आप, 12,000 की जो चीजें हैं वो 3,000 की बेचेंगे आप, 15,000 की जो चीजें हैं वो 2,500 की बेचेंगे आप। लेकिन क्या बेचना ही आपका मकसद है? तो इसका जवाब है जी नहीं। आपने तो करना ही ऐसे है कि आपने एनआरवी जो है वो आपने, आपकी एनआरवी हमेशा बिजनेस की लो ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि एनपीओ के अंदर एनआरवी जो है, अगर आप एनआरवी के ऊपर रिकॉर्ड कर देंगे तो एनआरवी हमेशा उसकी कम होगी। क्योंकि आपने सस्ती दवाइयां बेचने का वादा किया है, कसम खाई है। अच्छा जी, इसके बाद रिप्लेसमेंट कॉस्ट आती है 26,000, 24,500। यानी कि ये जो 24,000 की आपने न्यूब्रो ली है, ये अब आगे आपको 24,500 की मिलेगी और इसकी फेयर वैल्यू 25,000 है। यानी कि असल में मार्केट में अगर कोई और बंदा लेने जाता तो उसको 25,000 की मिलती। वो दवाइयां जो आपको 24,000 की मिली है, जब आपने परचेज करने गए थे उस वक्त मार्केट में इसकी फेयर वैल्यू 25,000 थी, आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला था। और अगर आज वो चीजें लेने जाएंगे तो आज वो थोड़ी सी सस्ती हुई है और 24,500 की हो गई। हमारे पास रूल क्या है, लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो हम लोग इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री दैट शुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द मेडिसिन फॉर ऑल। ये कंपनी का नाम है मेडिसिन फॉर ऑल। तो जनाबे वाला ये देखिएगा, इसका सोल्यूशन भी मैंने इधर लिख दिया है। उसने कहा जी पैराडोल जो है वो कॉस्ट इक्वल टू फेयर वैल्यू है बट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज लोअर है, तो हम इसको लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट वैल्यू के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि बेसिकली हमने एनआरवी का कॉलम भी इग्नोर कर देना है और फेयर वैल्यू को कॉलम भी इग्नोर कर देना है। तो हमने कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट के दरमियान में से जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है। तो इसलिए जीरो पे लगी है, इसका मतलब है इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 26,000 है, तो हम अपने पास मेडिसिन जो है वो 26,000 की रिकॉर्ड करेंगे। 26,000 की रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाली 26,000 की होगी। न्यूब्रोल जो है वो कॉस्ट पे आएगी। इमोडियम जो है इसकी कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट इक्वल है, तो हम लोग जो है वो इसको 12,000 पे लिख देंगे जो उसकी। मोटिलियम की रिप्लेसमेंट कॉस्ट लोअर है और रिजिक्स की कॉस्ट लोअर है, तो इन सबको जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो ये बात हम लोगों ने की है। आगे चलते हैं जी। गवर्नमेंट ग्रांट अगर एनपीओ को मिलती है तो इसकी भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि गवर्नमेंट से मिले या किसी भी और बंदे से मिले, आपको कोई ग्रांट मिलनी चाहिए, आप सबसे पहले कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट कर देंगे। तो गवर्नमेंट ग्रांट जब आपको मिलेगी तो आपने बेसिकली IAS 20 फॉलो करना है। आपने गवर्नमेंट ग्रांट फंड क्रिएट नहीं करना, आपने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर रिकॉर्ड करना है। अगर आप उससे कोई एसेट परचेज कर लेंगे तो एसेट टू कैश एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन करेंगे, डेप्रिसिएशन टू क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ग्रांट को अमोर्टाइज करेंगे, डेफर्ड ग्रांट टू गवर्नमेंट इनकम। सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक ग्रांट मिली है, गवर्नमेंट ने आपको कैश दे दिया है, गवर्नमेंट ने आपको 20 मिलियन का कैश दिया है जिससे आपने एक एसेट परचेज करना है जिसकी कॉस्ट भी 20 मिलियन है। तो जब आपको ग्रांट मिलेगी तो आप एंट्री करेंगे ग्रांट कैश अकाउंट डेबिट, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट क्रेडिट। जब आप उससे एसेट परचेज करेंगे तो 20 मिलियन का एसेट डेबिट, 20 मिलियन से कैश क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन अगर करते हैं आप, तो हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन है जी एट 10% ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब ये होता है कि 10% की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो 10% ऑफ कॉस्ट का मतलब एसेट की जो गवर्नमेंट एसेट की जो वैल्यू है वो 20 मिलियन है, तो पहले साल की डेप्रिसिएशन होगी 2 मिलियन, डेप्रिसिएशन टू क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और जो रूल होता है वो ये होता है कि जिस रेट में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसी रेट में आपने ग्रांट को भी अमोर्टाइज करना है। तो ग्रांट को अमोर्टाइज करेंगे 2 मिलियन के ऊपर। तो ये था जनाब हमारी एग्जाम्पल 1। एक और एग्जाम्पल करते हैं, पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको एंट्रीज की समझ आ जाए। दूसरी एग्जाम्पल है, फर्ज करें कि आपको ग्रांट मिली है 30 मिलियन की और जो एसेट था वो 50 मिलियन का था। डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 20% है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो आपको ग्रांट कितने की मिली है, आप उतने से कैश टू डेफर्ड एंट्री डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट करेंगे, तो आप 50 मिलियन डेबिट और 50 मिलियन क्रेडिट करेंगे। एसेट आपने कितने का लिया, सॉरी ग्रांट आपको 30 मिलियन की मिली है, तो ग्रांट आप 30 मिलियन से डेबिट और 30 मिलियन से क्रेडिट करेंगे। एसेट आपने 50 मिलियन का लिया है और जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे, जारी बात है 20% ऑफ 50 मिलियन जो है ये 10 मिलियन के इक्वल होता है, तो आपकी डेप्रिसिएशन पहले साल की 10 मिलियन होगी। ग्रांट जो है इसको भी आपने उसी रेट के ऊपर डेप्रिसिएट करना है, तो वो 30 मिलियन की ग्रांट है तो उसका 20% जो होगा वो 6 मिलियन होगा।
तो आपने जो अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट करनी है वो 6 मिलियन की एंट्री करनी है। यानी कि जब आपको ग्रांट मिलेगी तो आपने उसको इनकम के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करना, आपने उसको जस्ट लाइक एज एन लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेना है। और उसके बाद जब आप उस ग्रांट को यूटिलाइज कर लेंगे तो एसेट परचेज कर लेंगे, और जब जब आप एसेट को डेप्रिसिएट करेंगे आप ग्रांट को भी अमोर्टाइज करेंगे, यानी कि डेप्रिसिएट ही करेंगे ग्रांट को भी। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने एनपीओ के अंदर करनी थी। सिर्फ एक छोटी सी बात इसमें रह गई है, दैट इज कि एनपीओ के ऊपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं और एनपीओ की लीगल नेचर क्या होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एनपीओ। एनपीओ जो होती हैं ये डिफरेंट सेक्शंस ऑफ लॉ के अंदर बन सकती हैं। कंपनीज एक्ट जो है उसका सेक्शन 42 जो है ये एनपीओज को डील करता है। वो कहता है कि कोई भी कंपनी अपने आप को एक एनपीओ के तौर पर रजिस्टर करा सकती है, और ये चीज कंपनीज एक्ट के अंदर लिख दी गई है। कंपनी क्या होती है, बिजनेस के लिए बनती है, लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर एक सेक्शन ऐसा भी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, और वो सेक्शन 42 आई थिंक। तो कोई कंपनी जो है वो भी एनपीओ बन सकती है। यानी कि एक कंपनी होगी, उसके शेयर होल्डर्स होंगे जो शेयर्स इशू करेंगे, तो शेयर्स उनके पास होंगे, लेकिन वो फिर अपने नाम के साथ ये मतलब ये बताएगी कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उनको डिविडेंड नहीं मिला करेगा। जो फिर एनपीओ वाले सारे रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे। फिर हमारे पास एक ट्रस्ट एक्ट होता है, 1882 से चला आ रहा है। ट्रस्ट एक्ट में ये होता है कि कोई भी बंदा एक ट्रस्ट मेंटेन कर देता है, क्रिएट कर देता है। वो ट्रस्ट क्या होता है, एक सोसाइटी होती है जिसमें वो अपनी जिंदगी की कुछ जमा पूंजी ऐड कर देता है, और वो कहता है कि चलो भाई ये ट्रस्ट बन गया है, इस ट्रस्ट का काम चलता रहेगा और इस ट्रस्ट से लोगों को फायदा मिलता रहेगा। बहुत सारे लोग जिनके वालिदैन फौत हो जाते हैं किसी बीमारी की वजह से, वो उस बीमारी के सदेबाब के लिए अपने वालिदैन के नाम पे ट्रस्ट बना देते हैं। अगर अल्लाह ने उनको इतना दिया है, उनके ऊपर इतना कर्म किया है, उनके पास पैसे होते हैं, तो वो फिर हॉस्पिटल्स बना देते हैं अब, और उसके ऊपर अपने वालिदैन के नाम से तख्ती लगा देते हैं। ठीक है जी। और ये एक एग्जाम्पल तो आपके जहन में जरूर आ रही होगी, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे बेतहाशा लोग हैं। तो ये ट्रस्ट बना देते हैं, उस ट्रस्ट के अंदर जो है वो काम चल रहा होता है। मैंने खुद बहुत सारे ट्रस्ट के ऑडिट किए हुए हैं, तो मुझे अंदाजा है कि ट्रस्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, आप एक सोसाइटी में रजिस्टर करा सकते हैं। 1860 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट था, तो वो सोसाइटी होती है। ये अक्सर औकात आपको सोसाइटीज मिलेंगी, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज होती है ये नॉर्मली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है, ये भी एनपीओ ही होती है। और कोई भी ऐसा इदारा जो कि किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को बेनिफिट दे रहा है, वो भी एनपीओ के अंदर आ जाता है। यानी कि ये इनकी लीगल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक सोसाइटी के अंदर, किसी एक इलाके के अंदर कोई स्पोर्ट्स क्लब बन जाता है, उसको क्लब श्लब भी हम कह सकते हैं। क्लब कह सकते हैं, श्लब तो नहीं कह सकते, लेकिन चले क्लब कह दिया आपने उसको, या आपने उसको कोई ऐसी चीज कह दी जो कि बेसिकली उन लोगों के बेनिफिट के लिए बनी है जो इसके मेंबर्स हैं। ठीक है जी, जो इसके मेंबर्स हैं। कुछ लोग अपनी रिलीजियस क्लब्स बना लेते हैं, यानी कि अपने जैसे लोगों की या अपने सेक्ट के लोगों के बेनिफिट के लिए वो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। तो ये हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज के हिसाब से क्लब बन जाते हैं। तो इस तरह की सारी चीजों को हम एनपीओ कहते हैं। एनपीओ आर अकाउंटेबल फॉर देयर इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन यूटिलाइजिंग द फंड्स। देखिए, बात यह है कि एनपीओ को के अंदर अगर थोड़े लोग हैं तो फिर उसके ऊपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इतनी नहीं है, लेकिन अगर उसमें लोग ज्यादा होंगे तो उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होगी। आईकैप ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ बनाने शुरू किए हैं, ये उन्होंने कंप्लाई करना होता है इसको। तो ये जो काफी सारी रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने पढ़ी है कि अक्रूवल्स में क्या लिखना है, कैश और काइंड वगैरह की चीजों में क्या लिखना है, ये बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ के अंदर से आया हुआ है, जो आईकैप ने डिजाइन करवाया है किसी से और ऑफर किया है। आईकैप का सिर्फ ये काम थोड़ी है कि उसने बच्चों को फेल करना है। आईकैप का जो बड़ा काम है या जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंस सेक्टर को उसने मेंटेन करना है। अगर आप आईकैप के पेज को रेगुलरली फॉलो करते हैं या देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उनके पेज के ऊपर स्टूडेंट्स के हवाले से कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं लिखी होती। नॉर्मली
नॉर्मली जो ICAP है उसका अगर आप ओरिजिनल पेज देखिए तो वहां पे वो हमारे जो सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर जो उसकी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज है वो नजर आ रही होती है। फिर ICAP ने एक सेपरेट पेज बनाया हुआ है ICAP स्टूडेंट्स के नाम से। तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो उधर होती है, स्टूडेंट के हिसाब से जो रिवीजन क्लासेस होती है, स्टूडेंट के हिसाब से जो इनके सेशंस वगैरह होते हैं, जो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है ये वहां पे शेयर होती है। तो ICAP बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इदारा है हमारे मुल्क में, और हमारे मुल्क में इकोनॉमिक सेक्टर को गाइड करने में ICAP का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह से SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्टिव्स भी होती हैं। जितना बड़ा NPO होगा उसके ऊपर उतने ज्यादा लोगों के इंटरेस्ट भी होंगे और उतनी ज्यादा उसके ऊपर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी होंगी। छोटा NPO आप लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक फंड बना लेते हैं और उसके ऊपर आप लोग ये करते हैं कि लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदा इकट्ठा करके लोगों को राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या किसी की मदद करवा दी। इस तरह की जो सोसाइटीज होती तो ये भी NPO है, लेकिन इसके ऊपर इतनी अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। लेकिन एक बहुत बड़ा इदारा है जैसे फॉर एग्जांपल सैलानी वाले हैं या एधी वाले हैं, ये लोग जो है इनके ऊपर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती है। The accounting standard for not-for-profit organization is applicable to association not-for-profit registered under the Companies Act 2017. For NPOs, it is recommended to prepare financial statements. यानी कि जो छोटी NPOs है उनके लिए तो रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी मर्जी कर ले, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है। लेकिन जो NPOs जो है कंपनीज एक्ट 2017 में एनरोल हुई है या रजिस्टर हुई है, उनके ऊपर ये AS-NPO यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो ये फॉलो करना जरूरी है। इसी तरह से जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है कि वो NPOs जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है उनको 5th स्केड्यूल की रिक्वायरमेंट भी फॉलो करनी पड़ती है। अब आप लोगों के लिए 5th स्केड्यूल एक नई चीज आ गई है, तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ, जरा याद करें। हम लोगों ने कहा था फ्रेमवर्क के अंदर कि जो स्टैंडर्ड होता है वो ये नहीं बताता कि फॉर्मेट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। हमने फ्रेमवर्क पढ़ा, हमने पढ़ा एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकी नेचर पढ़ी, इनकी रिकॉग्निशन रिक्वायरमेंट मेजरमेंट वगैरह क्राइटेरिया हर चीज पढ़ी। लेकिन हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं पढ़ा। हमें फ्रेमवर्क जो है वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं बताता। इसी तरह से फ्रेमवर्क जो है हमें इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट का फॉर्मेट नहीं बताता। सही है, तो फॉर्मेट कहां से आएगा? तो फिर मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर मुख्तलिफ रूल्स चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये रूल है कि पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो बेसिकली कंपनीज को डील करता है। उसने एक फॉर्मेट बना के दिया है। उसने कहा कि ये फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, आप फॉलो करेंगे। ये फॉर्मेट जो है ये दो तरह का है। एक है जनाब वाला लिस्टेड कंपनीज के लिए, ठीक है जी, और दूसरा है जी नॉन लिस्टेड कंपनीज के लिए या अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। यानी कि वो कंपनीज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, जिनके शेयर जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, उनको हम लिस्टेड कंपनीज कहते हैं, और दूसरी को नॉन लिस्टेड कंपनीज कहते हैं। तो ये जो फॉर्मेट उन्होंने लिस्टेड कंपनीज के लिए दिया, इसमें उन्होंने बताया कि बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में होगी, प्रॉफिट एंड लॉस किस फॉर्मेट में होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको 5th स्केड्यूल कहते हैं और इसको 4th स्केड्यूल कहते हैं। अब फ्रैंकली स्पीकिंग इस वक्त मेरे जहन से निकल गया है कि कौन सा वाला 4th है, लिस्टेड कंपनीज वाला या नॉन लिस्टेड कंपनीज वाला। लेकिन ये दो है, एक 4th स्केड्यूल है और एक 5th स्केड्यूल है। 4th स्केड्यूल है और एक 5th स्केड्यूल है। इसमें से एक लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होता है, दूसरा नॉन लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होता है। तो बेसिकली 4th और 5th स्केड्यूल जो है ये फॉर्मेट्स है बैलेंस शीट के और इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, जो कि हमने फॉलो करने होते हैं पाकिस्तान के अंदर। कोई कंट्री ऐसी भी हो सकती है कि उन्होंने कोई फॉर्मेट नहीं दिया, उन्होंने कहा यार जिस फॉर्मेट में दिल करता बना लो, तो कोई किसी और कंट्री में ऐसे होता होगा। लेकिन हमारे मुल्क में ये है कि भाई हम लोग जो है ना, दो फॉर्मेट हमें दिए हुए हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। एक को 5th स्केड्यूल कहते हैं, एक को 4th स्केड्यूल कहते हैं। इन दोनों में से कोई एक ऐसा है जो लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है, दूसरा नॉन लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है। मेरे पास मोबाइल नहीं है, वरना मैं भी निकाल के चेक कर लेता। तो बहरहाल 5th स्केड्यूल के लिए आपने फॉलो करना है। इसके अलावा क्या है जी, NPO विल आल्सो फॉलो द प्राइमरी सोर्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट NPO जो है ये IFRS फॉलो करेंगी। मीडियम एंड स्मॉल साइज एंटिटीज जो है वो IFRS फॉर SMEs फॉलो करेंगी। और माइक्रो NPO जो है इनके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि अगर आपने 10 लोगों ने मिलकर एक NPO बनाई है तो उसके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट्स इतनी नहीं।
मीडियम एंड स्मॉल साइज जो एनपीओज होती हैं उनके ऊपर जो है वो थोड़ी कम रिक्वायरमेंट्स होती हैं IFRS फॉर SMEs। और इसी तरह से पब्लिक इंटरेस्ट एनपीओज, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट से मुराद है बहुत बड़ी बड़ी एनपीओज, ये लार्ज साइज एंटिटीज होती हैं, इनके ऊपर IFRS अप्लाई होते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे, रिक्वायरमेंट्स थी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, MCQs में पूछी जा सकती है, तो ये अब आपने देखनी है। ठीक है जी, तो दिस कंक्लूड्स आवर टॉपिक ऑफ एनपीओ। एनपीओ का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसकी कुछ प्रैक्टिस अभी हम करेंगे। एक सवाल हमने आज करना है और वो सवाल जो है वो है जी जेमिनी का, आई थिंक, हाँ जी, जेमिनी क्लब का। और फिर उसके बाद आप लोगों ने प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब का सवाल करना है और एजटेक का क्लब का सवाल करना है। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है कि आज हम सिर्फ जेमिनी कर सकेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। जेमिनी क्लब prepared its complete financial statements for 2023। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर लिए 2023 की। However, the Excel sheet containing the statement of income and expenditure was inadvertently deleted। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर फाइल वाली फाइल जो है वो डिलीट हो गई थी। The following comparative balance sheet along with the receipt and payment account is available। ठीक है जी, तो बैलेंस शीट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जब एडजस्टमेंट नहीं होती तो हम तो बहुत खुश होते हैं। Prepare the GC's statement of income and expenditure account for the year ended 31 December 2023। कंपैरेटिव फिगर्स नहीं चाहिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बहुत ही सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन है और इसमें कोई बल नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि सर ये इस इंफॉर्मेशन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना तो हमें सिखाया ही नहीं गया, हम कैसे बनाए? तो यार ये चीज जो है ये हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग में सीखी है। अब देखें ना, आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इससे पता चलता है कि आपने कितना कैश रिसीव या पे किया है। आपके पास बैलेंस शीट के अंदर वो सारे अकाउंट्स हैं जिनके ओपनिंग और क्लोजिंग है। तो हम अगर इनका नेट फिगर कैलकुलेट करें, यानी कि इनके टी अकाउंट्स बनाएं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी इनकम कितनी हुई है और एक्सपेंसेस कितने हुए। हमने ये बात की थी कि हमारे सारे के सारे रिसीट एंड पेमेंट्स जो होती हैं ये इनकम नहीं होती, सारी की सारी रिसीट्स इनकम नहीं होती और सारी पेमेंट जो है वो एक्सपेंसेस नहीं होती। इनमें से कुछ जो है वो कैपिटल नेचर की चीजें भी होती हैं, कैपिटल से रिलेट कर रही होती है। इसी तरह से कुछ अक्रूवल्स होते हैं जो हमें इनकम एंड एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। रिसीट और पेमेंट अकाउंट जो है इसके अंदर से इसमें नॉन कैश चीजें ऐड करेंगे, यानी कि जो नॉन कैश चीजें हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं, जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन होता है और प्रोविजन वगैरह होती है, वो हमें इसमें डालनी पड़ेगी। और इसमें से माइनस कर देंगे वो चीजें जो कैपिटल एसेट से रिलेट कर रही होती है। अमाउंट्स नहीं, मैं चीजों की बात कर रहा हूँ, वो चीजें जो नॉन कैश है आइटम्स है, हम लोग रिसीट एंड पेमेंट की आइटम्स में से नॉन कैश आइटम्स माइनस कर देंगे और कैपिटल नॉन कैश आइटम्स जो है वो उसमें ऐड करेंगे और कैपिटल चीज की आइटम्स जो है वो माइनस कर देंगे। तो फिर हमारे पास जो है वो इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट की आइटम्स आ जाएंगी। जब हम कैश फ्लो पढ़ा करते थे तो हम यही काम किया करते थे उल्टी डायरेक्शन में, कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस होता था, हम उसमें से नॉन कैश आइटम्स जो है वो एडजस्ट करते थे और हम एक्चुअल पेमेंट या रिसीट्स के ऊपर पहुंच जाते थे। तो यही काम जो है वो अब हमने इस क्वेश्चन में करना है और इजी है। उधर भी हम लोगों ने कैश फ्लोज के अंदर भी ये कहा था कि हम टी अकाउंट्स बनाते जाएंगे और इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करते जाएंगे। तो अब अगर आप गौर से देखें तो आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से चलना है। सबसे पहले आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है कैश का 530,000, जो कि आपको बैलेंस शीट में भी 530,000 ओपनिंग नजर आ रहा है। ठीक है, मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब अगर आप अपने बैलेंस शीट को गौर से देखें तो मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड 2-3 अकाउंट्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे। पहले तो हम जरा अकाउंट्स को समझ लेते हैं कि अकाउंट्स क्या है, एक दफा पढ़ लेते हैं। जनरल फंड ओपनिंग बैलेंस है और इसमें एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट है उसके अंदर से हमें प्रॉफिट जो मिला हुआ है वो भी नजर आ रहा है। और मजे की बात यह है कि ये हमें पता है कि जो हमने इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना है उससे जो हमारा आंसर आएगा वो 62 आएगा। यानी कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है इसका क्लोजिंग बैलेंस अभी से हमें पता चल गया है कि जो इनकम और एक्सपेंसेस को एडजस्ट करके आना है वो 62,000 आना है। फिर टेनिस कोर्ट का एक फंड मेंटेन किया हुआ है, तो हमें किसी ने टेनिस कोर्ट के लिए पैसे दिए होंगे, कंडीशन होगी कि टेनिस कोर्ट बनाना है,
तो इसलिए हमने उसको फंड के तौर पर रिकॉर्ड किया हुआ है। मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन का एक अकाउंट है लाइबिलिटीज के अंदर। इसका मतलब है कि ये हमें एडवांस में मिली हुई हैं सब्सक्रिप्शंस। सैलरीज की लाइबिलिटी है, यानी कि पेएबल सैलरीज है। यूटिलिटीज है लाइबिलिटीज के अंदर, तो ये पेएबल होगी। यूटिलिटी अगर एक्सपेंस होता तो पेमेंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आ रहा होता। अगर यहाँ पे है बैलेंस शीट के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये आपके कुछ अक्रूड एक्सपेंसेस है। फिर एनुअल सपोर्ट इवेंट्स के कुछ पेएबल्स रहते हैं आपके 10 के, वो यहाँ पे आ रहे हैं। एसेट की तरफ आपके एसेट्स है नेट में। नेट एसेट्स का मतलब है कि ये कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके आते हैं। मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन का अकाउंट है। अच्छा, ये वाला जो अकाउंट है ये भी सब्सक्रिप्शन का है, और ये इसका मतलब है कि ये एसेट वाली साइड पे है, तो ये आपके रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन होंगे। सब्सक्रिप्शन के अंदर हमने बात की थी कि कुछ मेंबर से हो सकता है वो रिसीवेबल्स हो, और कुछ मेंबर से हो सकता है कि वो रिसीव्ड इन एडवांस हो। तो वो दोनों अकाउंट्स आ गए। सब्सक्रिप्शन का एक अकाउंट ये है और एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ये है। इसी तरह से मिसलेनियस सप्लाईज आपकी एसेट के अंदर है, तो ये बेसिकली आपकी इन्वेंट्री होगी, या ये वो वाली आइटम्स होगी जो आपने यूटिलाइज करनी। टक शॉप का रेंट, आपने कोई टक शॉप दी होगी, उसका रेंट है, और वो रेंट रिसीवेबल है ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। एडवांस सैलरीज है, ये भी आपका एसेट है। और बैंक जो है क्लोजिंग आपका 450 है, ये देखें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग 450 नजर भी आ रहा है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस सारी इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए अब जरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई, टेनिस कोर्ट का फंड, इसका मतलब यह है कि टेनिस कोर्ट का फंड जो है इसमें 60 का इजाफा हुआ है, तो मजीद आपको पैसे मिले हैं। तो अगर आप टेनिस कोर्ट को भी देखें तो टेनिस कोर्ट में 60 का इजाफा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो 60 मिले हैं ये आपको टेनिस कोर्ट फंड के अंदर मजीद चीजें मिली हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, जैसे अगर आप फर्ज करें मस्जिद बनानी हो तो मस्जिद के लिए फौरन सारे पैसे एक ही दिन नहीं मिल जाते, आप रेगुलरली इकट्ठे करते रहते हैं, आप मार्केटिंग करते रहते हैं, आप हर बड़े इज्तिमा में जुमे के बाद अनाउंस करते हैं कि भाई मस्जिद बनानी है, फंड दें। तो ये भी कोई इसी तरह का होगा कि आपने अपनी कुछ एक्टिविटीज के अंदर टेनिस कोर्ट फंड की रिक्वेस्ट की होगी, तो लोगों ने कुछ 60,000 और दे दिए, तो ये टेनिस कोर्ट फंड के अंदर की मूवमेंट है, इंक्रीज हुआ है फंड। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट 49 की आपको एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स की कंट्रीब्यूशन मिली होगी, और एंट्रेंस फी जो है वो आपने 86 रखी होगी, यानी कि कुछ लोगों से डोनेशन इकट्ठे किए, कुछ टीमों से पैसे इकट्ठे किए, ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं। टक शॉप का रेंट जो आपने रिसीव किया 248,000 का है। स्क्रैप आपने 15 का बेचा है, तो ये आपकी इनकम है सारी। सैलरीज की बात करते हैं, 560 की पे की है। फिक्स एसेट 92 का परचेज किया होगा फिर, तो ये फिक्स एसेट है। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स 180 की आपका एक्सपेंस हुआ है। ये जो एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स आप कराना चाहते थे, जिसके लिए 2-3 अकाउंट्स हैं जो रेलिवेंट है। एक तो एनुअल स्पोर्ट्स के लिए आपने कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है, ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ एनुअल स्पोर्ट्स वाली चीजें। फिर आपने एंट्रेंस फी ली है, फिर आपने एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट का खर्चा किया है, और कुछ एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट का खर्चा आपको बैलेंस शीट में भी नजर आ रहा है जो पेएबल है। तो ये 4 आइटम्स हैं जो कि एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेट कर रही है। मिसलेनियस सप्लाईज आपने अगर पेमेंट वाली साइड पे आ रही है, तो उसका मतलब यह है कि मिसलेनियस सप्लाईज आपने परचेज की है। यूटिलिटीज आपने पे की है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो पे किया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ठीक हो गया जी, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इसका मतलब ये है कि आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से चलेंगे, उसके रेलिवेंट अकाउंट्स बैलेंस शीट में रखेंगे, और बैलेंस शीट से जितनी भी चेंजेस आई है उन सारी चेंजेस को सामने रखते हुए आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस निकाल लेंगे। आप सोल्यूशन इसका कैसे शुरू करेंगे, हम कहेंगे जीसीसी जेमिनी क्लब, हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड ऑन, ईयर एंड क्या चल रहा है जी, 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 23, ओके ठीक है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे इनकम्स, जो भी इनकम्स आएगी वो लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे इसके एक्सपेंसेस, और हमें पता है कि इनकम और एक्सपेंसेस का टोटल जो है वो नेट सरप्लस बनेगा। अभी मैंने बताया था कि नेट सरप्लस हमें बैलेंस शीट से पता चला है वो 62 मिलियन बनेगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन यही पे पता चल जाएगा ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा जी, वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले आपकी आती है जी ओपनिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसका तो कोई इंपैक्ट जो है ये नहीं जाता आपकी इनकम एंड एक्सपेंसेस के अंदर, इसलिए इसको तो मैं क्रॉस कर देता हूँ, रेड कलर से मैंने इसको क्रॉस कर दिया। आगे चलते हैं जी, दूसरी चीज है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो दूसरी चीज है वो क्या है, वो है जी मेंबर्स सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन के 5 जगहों पे अमाउंट आ रही है,
तो हम सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 करेंगे, सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाएंगे। सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट एक मेमोरेंडम अकाउंट होता है जिसमें डेबिट साइड पे ओपनिंग कौन से आ रहे होते हैं, जो उसके मेंबरशिप रिसीवेबल है 158 और 270, क्लोजिंग होगा। तो 2023 का ओपनिंग जो है 158 है और क्लोजिंग जो है वो कितना है जी 270, ये हमने लिख लिया। और ये हमने लाइन क्रॉस कर दी कि भाई ये इंफॉर्मेशन जो है दैट हैज बीन मूव्ड टू द वर्किंग। इसी तरीके से मेंबरशिप्स की सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 25 और 20 की, ये भी हम लोग जो है अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ओपनिंग में डाल देंगे। 25 की सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, 25 ही है, यस, और क्लोजिंग जो है वो है 20 का। तीसरी चीज हमें यहाँ से पता चली है, मेंबरशिप की सब्सक्रिप्शन जो रिसीव की है 790, तो हमने कैश डेबिट किया होगा, और मेंबरशिप की सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट की होगी, तो हमारे पास जो है वो कैश अकाउंट से जो अमाउंट आ रही है वो 790 आ रही है, तो हम इसको भी क्रॉस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और कोई चीज नहीं है ना, नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से हम लोग बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकाल सकते हैं कि हमारी सब्सक्रिप्शन टोटल हमने इनकम के तौर पे कितनी रिकॉर्ड करनी है। सब्सक्रिप्शन इनकम जो है ये हमारी कितनी बनेगी 1085, और इधर भी 1085 लिखेंगे, और इसमें से माइनस करेंगे 158 माइनस 20, 907, तो आपकी जो इनकम है दैट इज 907। तो हम लोग इनकम के अंदर लिखेंगे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, और इसके ऊपर हम लोग रेफरेंस दे देंगे वर्किंग नंबर 1 का 907, और ऊपर ये हमारे पास रुपीज इन थाउजेंड है। ठीक हो गया जी। सो हम लोगों ने क्या किया, 1 बाय 1 चले। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से पता चल जाएगा कि ये एनपीओ का क्वेश्चन है। हमें ये क्लब के वर्ड से पता चल जाएगा कि ये एनपीओ का क्वेश्चन है। हमें सब्सक्रिप्शन से पता चल जाएगा कि ये एनपीओ का क्वेश्चन है। हमें फंड के वर्ड से पता चल जाएगा कि ये एनपीओ का क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि एनपीओ का क्वेश्चन है, और इसमें हम लोगों ने इनकम और एक्सपेंडिचर, इसकी रिक्वायरमेंट से पता चल जाएगा कि उसने कहा जी स्टेटमेंट ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। टेनिस कोर्ट फंड। अब टेनिस कोर्ट फंड का अकाउंट हमने बनाना है। अगर हम अकाउंट इसका बना लेंगे तो हमें पता चलेगा कि देयर इज नो इनकम और नो एक्सपेंसेस। हम लोग अगर इसका टी अकाउंट बना लें या वैसे भी देख लें, टेनिस कोर्ट ये हमारा फंड है। फंड का ओपनिंग बैलेंस 200 आ रहा था, फंड का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 260 आ रहा था, और कैश जो था वो हमने 60 जो है वो मजीद रिसीव हुआ है। इसका मतलब ये है कि टेनिस कोर्ट का अकाउंट टैली है, इसमें कुछ भी एक्सपेंसेस वगैरह में कोई मूवमेंट नहीं है। अगर कोई मूवमेंट होती तो वो इस जगह पे नजर आ रही होती। तो टेनिस कोर्ट को हम लोग क्लोज कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, क्योंकि इसका अभी हमारी इनकम एंड एक्सपेंसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। और इधर से भी टेनिस कोर्ट की भी जो फिगर है इसको भी लाइन कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। इसके बाद है जी एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट। अब एनुअल स्पोर्ट इवेंट जो है ये एक हमारी एक साइड एक्टिविटी है। तो एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हम उसी एक सेपरेट वर्किंग करेंगे। इससे अगर कुछ प्रॉफिट हुआ तो हम इसको इनकम्स में लिख देंगे, और अगर इससे कुछ एक्सपेंस हुआ तो हम लोग जो है वो इसको एक्सपेंसेस वाली साइड पे लिख देंगे। ठीक है जी। तो एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स की फॉर्म में अगर आपको कुछ बेनिफिट हुआ है तो क्या क्या चीजें एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर, वो है जनाबे वाला, एनुअल स्पोर्ट्स का दो इनकम्स है, एनुअल स्पोर्ट्स की दो एक्सपेंसेस है ये वाले, और एनुअल स्पोर्ट्स का एक ही एक्सपेंस है, और दूसरा एक जो है वो एनुअल स्पोर्ट्स के कुछ पेएबल्स भी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एनुअल स्पोर्ट्स का अकाउंट बना लेंगे, एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंस। इसका पेएबल ओपनिंग साइड पे 0 है, इसका पेएबल क्लोजिंग साइड पे कितना है 10 मिलियन का, ये बनाया हुआ ना हमने, ये वाला अकाउंट, ये वाला। तो ये हमारा जो है लाइबिलिटीज के अंदर सबसे एंड पे आ रहा है बैलेंस शीट में। तो जनाबे वाला ये हमारी होगी। इसके बाद है जी हमने दो पेमेंट्स की हैं, दो रिसीट्स की हैं 49 और 86 की। तो जो हम रिसीट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैश डेबिट करते हैं और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट कर लेते हैं। कैश अकाउंट क्या डेबिट हुआ है जी 49 और 86 से, 49 और 86। अब ये कंट्रीब्यूशन है और ये अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, या इसकी जो कंडीशन है आप समझ लें कि ये इसी साल मीट हो जानी है, इसलिए इसको आपने फंड के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करना। एंट्रेंस फी है, ये दोनों चीजें हमने लिख ली है, तो इनको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि बेसिकली इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने हर बैलेंस शीट और आइटम, बैलेंस शीट की आइटम और इनकम एंड एक्सपेंसेस की जो आइटम है उसको साथ साथ लेकर चलते जाए रिसीट एंड पेमेंट की, तो आपके पास अमाउंट आ जाती है।
तो ये आपको 2 कैश मिले। फिर आपने कुछ कैश पे किया है, वो कैश क्या पे किया आपने, वो आपने पे किया एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट के लिए 180 का कैश पे किया। ठीक है जी, ये पेमेंट है। जो आप पेमेंट करेंगे तो एनुअल स्पोर्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो हम लोगों ने जो पेमेंट की है कितनी की है जनाब, फिर देख लूं, भूल गया, 180 की। तो 180 की आपने पेमेंट की है। अब अकाउंट को टैली कर लें, देख लें किस तरफ आपके पास फिगर आती है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारी डेबिट साइड बड़ी नजर आ रही है, तो ये बनता है जी 190, इधर भी 190 लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस हमारा यहाँ पे आएगा। हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पे आएगी। तो अगर 190 माइनस 49 माइनस 86 करें तो ये 55 है। ठीक है जी, 55 है। अब ये देखें, ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है ना, ये हमारा एक्सपेंस होगा। ठीक है, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस है एनुअल स्पोर्ट्स का। अगर आप वैसे भी देखें तो आपने खर्चा किया 180 का और आपने 49 और 86 आपको मिले, तो आपको कम पैसे मिले ना, आपको 55,000 का एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड करना है। हम लोग यहाँ पे जाएंगे एक्सपेंसेस के अंदर, तो हम लोग लिखेंगे एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट और इसको हम लोग वर्किंग नंबर 3 कह देते हैं। ये हमारी है 55 का एक्सपेंस है, तो हम माइनस में लिख देंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। आपने हर एक सिचुएशन का अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट को जो है वो आपने उसमें से अपना कैश का आपने इनकम या एक्सपेंस निकालना है। फिर टक शॉप का रेंट है जी 248 का, तो हम टक शॉप का अकाउंट बना लेंगे। हम टक शॉप का रेंट अकाउंट बना लेंगे। ये रेंट जो है ये आपकी इनकम है जी, लेकिन इसके कुछ रिसीवेबल पेबल्स भी हैं। टक शॉप का रिसीवेबल है 37 का ओपनिंग और 47 का क्लोजिंग। अब ये रिसीवेबल है तो डेबिट साइड पे आएगा, ओपनिंग 37 क्लोजिंग 41। ठीक है जी, 37 और 41। इसके बाद आपने जो रेंट रिसीव किया है वो 248 है। जब आप रेंट रिसीव करेंगे तो आप एंट्री करेंगे कैश डेबिट और रेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट 248 से। ठीक है जी, 248 से। तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो इस साइड पे आएगी, विच इज इनकम, रेंटल इनकम। तो ये आपका बताइए 248 प्लस 41 289 माइनस 37 बोले तो 252। तो आपका 252 की इनकम है जो आपने रिकॉर्ड करनी है। मेमोरेंडम अकाउंट में अगर डिफरेंस डेबिट साइड पे आए तो वो इनकम होती है, डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आए तो वो हमारा एक्सपेंस होती है, याद कर लें। तो टक शॉप की जो इनकम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 252। तो टक शॉप भी हो गया। स्क्रैप की सेल्स की है, स्क्रैप की सेल्स का ऊपर देखें कोई ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल पेबल है जी, कोई नहीं है। इसका मतलब है कि स्क्रैप की सेल्स के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हम इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी करके इधर लिख देंगे। तो स्क्रैप सेल जो है ये है जनाबे वाला आपकी 15 मिलियन की। आगे चलते हैं, सैलरीज की बात करते हैं। सैलरीज आपके ओपनिंग लाइबिलिटीज भी और क्लोजिंग लाइबिलिटीज भी, और आपने कुछ पे भी किया है। तो बैलेंस शीट के अकाउंट्स और इनकम एंड एक्सपेंसेस के अकाउंट्स इकट्ठे कर देंगे। आपकी सैलरीज का ओपनिंग पेबल है 41 और क्लोजिंग है 52। तो हम लोग सैलरी का अकाउंट बनाएंगे जी। सैलरीज जो आपकी अक्रूड सैलरीज है, यानी कि आप सैलरीज का इकट्ठा अकाउंट बना लेंगे। इसकी पेबल्स हैं तो पेबल्स क्रेडिट साइड पे आएगा। सैलरीज का ओपनिंग है जी 41, 52 और 560 की आपने पे की है। तो हम सैलरीज के ओपनिंग में लिख देंगे 41, क्लोजिंग में लिख देंगे 52 और जो आपने पे की है वो आपने 560 की पे की है। ठीक है, अब ये आपने पे की है, जो पेमेंट होती है वो आपने डेबिट साइड पे लिखनी होती है। उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे कैश की पेमेंट, और कैश पेमेंट जो है वो कितनी की है आपने 560 की है। और तो कोई अकाउंट नहीं है। सैलरीज का रिसीवेबल्स का अकाउंट भी था, एडवांस सैलरीज का, ये रहा सैलरीज का तीसरा अकाउंट। तो देखिए, सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही नहीं, किसी भी अकाउंट के लिए, किसी भी आइटम के लिए जो उसका अगर एक से ज्यादा वो जगहों पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड है तो उसको हमने इकट्ठा कर लेना है। यही प्रैक्टिस, यही वर्किंग, इसी तरह से वर्किंग हम लोग कैश फ्लो में करते हैं। जब हमने कैश फ्लो निकालना होता है, हमें इनकम एंड एक्सपेंसेस दिए होते हैं, और अब इस क्वेश्चन में हमें कैश फ्लो दिया हुआ है और इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट हमने कैलकुलेट करना है। तो सेम वर्किंग होगी, बिल्कुल सेम माइंडसेट होगा। ठीक है, उस कैश फ्लोज के क्वेश्चंस में जो बैलेंसिंग फिगर निकलती थी वो रिसीट या पेमेंट होती थी। ये वाले क्वेश्चन में जो बैलेंसिंग फिगर निकल रही है वो इनकम है या एक्सपेंस है। तो जहां तक बात है कि इस क्वेश्चन के अंदर एनपीओ
कि कितने कॉन्सेप्ट टेस्टेड है, तो मैं समझूंगा कि इसमें एनपीओ के सिर्फ 5 से 10% पार्ट इसका एनपीओ से रिलेट करता है। बाकी बेसिकली ये आपकी अकाउंटिंग नॉलेज से रिलेट करता है कि आप कितने अच्छे टी अकाउंट बना लेते हैं और फिर उससे आप मिसिंग फिगर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज बिल्कुल शुरू में आपको कराई जाती है, जब आप बेसिक अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है कि अच्छा यार ये टी अकाउंट टैली करे जरा, तो वो एक अकाउंट होता है, यहाँ पे जरा 10-15 अकाउंट इकट्ठे आ गए हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है। लेकिन तरीकाकार आप देखें कि अभी तक जितने भी अकाउंट्स हमने बनाए हैं उसमें यही है कि हम सारी इंफॉर्मेशन टी अकाउंट में पुट करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, और बैलेंसिंग फिगर जो है वो हम लोग उसको देख लेते हैं कि इनकम है या एक्सपेंस, और उसको रेलेवेंट इनकम या एक्सपेंस अकाउंट में जाके लिख देते हैं। तो रिज्यूम करते हैं, हमारा एडवांस सैलरीज है 15 और 18 की, ये आपका एसेट है जी एडवांस सैलरीज। तो एडवांस सैलरीज ओपनिंग आपका डेबिट साइड पे आएगा, एडवांस सैलरीज 15 की है, और क्लोजिंग जो है वो आपका डेबिट साइड पे आएगा 18। ये आपको पता है कि हम मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं, मेमोरेंडम अकाउंट में दो तरफ ओपनिंग हो सकते हैं, क्योंकि सैलरी सिर्फ एक बंदे को नहीं देनी होती। आपने आपके पास हो सकता है कि सैकड़ों एम्प्लॉइज हो, कुछ एम्प्लॉइज को एडवांस दिया हो, कुछ एम्प्लॉइज को से अभी रिसीवेबल हो, तो दूसरे ऐसे एम्प्लॉइज हो सकते हैं जिनसे जिनको अभी आपने सैलरी पे करनी है। तो एट द सेम टाइम आपके कुछ एम्प्लॉइज को पेबल हो सकते हैं और कुछ को रिसीवेबल्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक सब्सक्रिप्शन कि कुछ एम्प्लॉइज को पेबल हो सकते हैं, कुछ एम्प्लॉइज को रिसीवेबल हो सकते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, जो आपके एसेट्स वाली साइड पे आ रही है वो आपने डेबिट साइड पे ओपनिंग, क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग लिखना है, और जो आपकी क्रेडिट जो आपकी लायबिलिटी आ रही है वो आपने क्रेडिट साइड पे ओपनिंग और डेबिट साइड पे क्लोजिंग लिखना है। और अगर आपका डिफरेंस जो है वो डेबिट साइड पे आए, ठीक है जी, तो वो इनकम होगी, क्रेडिट साइड पे आएंगे तो वो एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, इस तरह से मेमोराइज भी कर सकते हैं आप। ठीक है जी, तो 15, 560 और 52 जब आप जमा करेंगे तो ये बनता है 627, और इसमें से 41 जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 586। ठीक है जी, हमने कुछ गलती की है, 15, 18, 560, 41, 52, 15, 560, 52, 627 माइनस 41 माइनस 18, 568। तो 568 जो है ये आपका डेबिट साइड पे आ रहा है, ये आपका एक्सपेंस होगा जी, क्रेडिट साइड पे आ रहा है एक्सपेंस। तो सैलरीज एक्सपेंस जो है वो 568 का है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसेस के अंदर, सैलरीज 568 की। मूविंग फॉरवर्ड, मिसलेनियस सप्लाईज, अच्छा फिक्स एसेट आ गया जी। फिक्स एसेट जो है ये आपने 92 के परचेज किए। आपको पता है कि जो फिक्स एसेट होते हैं इसके अंदर फिर आपने एडिशंस चेक करनी, फिक्स एसेट के अंदर आपने एडिशंस चेक करनी, और एडिशंस के बाद आप डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकालेंगे। फिक्स एसेट में दो एडिशंस है, एक तो आपकी ये फिक्स एसेट की एडिशन है, और एक आपने टेनिस कोर्ट कंस्ट्रक्ट किया है 110 से। आपने फिक्स एसेट के अंदर एक तो परचेजिंग की है जो 92 की है, और टेनिस कोर्ट कंस्ट्रक्ट किया है जो कि 110 का है। अच्छा, फिक्स एसेट की जो परचेजिंग है वो तो चले, अगर उसकी डेट ऑफ परचेजिंग दी होती, डेप्रिसिएशन रेट दी होते तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप फिक्स एसेट के ओपनिंग अकाउंट्स की भी बात करें तो यहाँ पे उसने 1300 और 1403 जो है ये इसके बैलेंसेस भी दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका टी अकाउंट बनाएं तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इसमें डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है। तो हम इसका टी अकाउंट बनाते हैं। देखिए, टी अकाउंट बनाने लगे हम फिक्स एसेट्स का, टी अकाउंट बनाते हैं फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट की ओपनिंग नेट बुक वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी हुई है, वो कितनी है भैया, वो उसने कहा है कि फिक्स एसेट है जी 1300 के, और क्लोजिंग है 1403 के। 1300 के और क्लोजिंग है 1403 के। इसके बाद कुछ एडिशंस हुई है जनाब, जो आपने कैश रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको पता चली है कि 92 मिलियन की रिसीट्स हुई हैं, 92,000 की मतलब पेमेंट्स हुई है। इसका मतलब है कि एसेट परचेज हुए, तो हम लोग कैश अकाउंट जो है उसके थ्रू ये अकाउंट जो है ये क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, कैश क्रेडिट होगा 92 मिलियन का। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ है, टेनिस कोर्ट की कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी आपने 1,10,000 जमा पे किए। ये जो टेनिस कोर्ट होता है ना जी, इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपका CWIP है, ये आपका CWIP है। टेनिस कोर्ट की कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है, इसके ऊपर आपने पेमेंट की है CWIP की, तो जब ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आप कुछ करेंगे। तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अंदर इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, इसका अपना CWIP का एक अकाउंट बनेगा। अच्छा, अब इंपैक्ट ये है कि आपको बैलेंस शीट के अंदर CWIP का अकाउंट नजर नहीं आ रहा,
तो अब आप क्या करेंगे, अब आप बेसिकली जो CWIP होता है ना, ये फिक्स एसेट के अंदर ही जमा हुआ होता है, तो जितना जितना आप इसके ऊपर खर्चा करते जाते हैं वो आप फिक्स एसेट के अकाउंट में इकट्ठा कर देते हैं। जब आप CWIP का नोट देखेंगे ना किसी भी कंपनी के अंदर, तो उसके नोट में जाके इंफॉर्मेशन दी होती है कि इसमें फिक्स एसेट में कितनी एडिशन है और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कितनी एडिशन है। लेकिन हमें क्योंकि 1300 और 1403 की ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर का अकाउंट बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जितना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में एडिशन है वो भी हमें इसके अंदर ही लिखना होगा 110 का। नॉर्मली उसकी फिक्स एसेट में एंट्री नहीं होती, लेकिन यहां पे क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऐसे दी गई है इसलिए हम लोग फिक्स एसेट के अंदर ही इसकी एडिशन लिखते हैं, क्योंकि उसकी नेचर तो डेबिट ही है ना, कैश क्रेडिट हुआ होगा और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो, सॉरी कैश क्रेडिट हुआ होगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हुआ होगा, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया। नॉर्मली इसका अपना अकाउंट होता होगा CWIP का, जिसका ओपनिंग इधर आ रहा होगा, कैश से एडिशन इधर आ रही होंगी और क्लोजिंग इधर आ रहा था, तो हमने अभी CWIP में ये पेमेंट किया। लेकिन क्योंकि अभी क्वेश्चन के अंदर CWIP का अकाउंट अलग से नहीं दिया हुआ, CWIP का ओपनिंग इस 1300 में शामिल है और 1403 इसमें शामिल है, इसलिए हम कहते हैं कि यार ठीक है इसी के अंदर हम इसकी अमाउंट लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसकी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई। जब हम इसे जमा करेंगे 1403 इधर आएगा, 1403 ही इधर आएगा, आना चाहिए, तो हमारे पास जो डिफरेंस बनेगा वो किधर बनेगा जी, 1392 और 110, नहीं इस साइड पर ज्यादा बनेगा, 1502, 1502 टोटल इधर आ गया, 1502 इधर लिखना है। और यहाँ पे हम लोग जब इसमें से 1403 माइनस करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आएगी 99 की। तो देखें क्रेडिट साइड पे आई है हमारा एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 99,000 का, ये आपने अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करना है। तो ये फिक्स एसेट के अकाउंट से हमें मिला डेप्रिसिएशन, कितनी मिली जनाब, डेप्रिसिएशन है हमारे पास 99,000 की। आगे चलते हैं, मिसलेनियस सप्लाईज है, तो मिसलेनियस सप्लाईज के का एक टी अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग भी पड़े हुए हैं, मिसलेनियस सप्लाईज के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग भी पड़े हुए हैं। तो मिसलेनियस सप्लाईज का अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग रिसीवेबल है 10 के, तो हम लोग कहते हैं जी मिसलेनियस सप्लाईज, ओपनिंग है 10 की, क्लोजिंग है 13 की, और जो कैश से परचेजेस की है मजीद वो कितनी की है 132 की। तो हम लोग एक्सपेंस में कितनी रिकॉर्ड करेंगे, मिसलेनियस सप्लाईज एक्सपेंस, इनका टोटल होगा, ये बना जी 142, इधर भी बना 142, इसमें से 13 निकाले तो कितने बचे जनाब 129। तो मिसलेनियस सप्लाईज का एक्सपेंस कितना बना जी 129 का। मिसलेनियस सप्लाईज वाला भी टी अकाउंट हमने मतलब जो पेमेंट है वो काट दी। यूटिलिटीज की बात करते हैं, यूटिलिटीज में भी इसी तरह से है कि यूटिलिटीज में ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। तो यूटिलिटीज के अंदर ओपनिंग है जनाब, अब ये यूटिलिटीज आपकी लाइबिलिटी की साइड पे आ रही है, ये याद रखिएगा, लाइबिलिटी साइड में ओपनिंग जो है वो क्रेडिट साइड पे आता है 25 की है, क्लोजिंग जो है ओपनिंग 18 की है, क्लोजिंग 25 की है। तो हम लोग ये काट देते हैं, सैलरीज का भी वैसे तो हमने बना लिया हुआ, सैलरीज भी काट देते हैं, तो लाइबिलिटी वाली साइड पे सब कुछ कट गया है। अच्छा जी, यूटिलिटी आपने पे कितनी की है 214 की, चलो ये भी काट देते हैं। तो कैश से आपने पे किया 214 की, ना अगर हम इनका टोटल करें तो आपके पास यूटिलिटी एक्सपेंस जो है वो आएगा कितना 214 और 25 239, उसमें से 18 माइनस किए तो कितना बना जी 221। तो एक्सपेंस जो है वो आपका यूटिलिटी एक्सपेंस 221 का है। अब आप इनको जो है ना वो वर्किंग नंबर्स को रेफरेंसेस देते जाएंगे और उसका जो वर्किंग नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, वर्किंग नंबर जो भी आपका बनेगा। तो यूटिलिटी एक्सपेंसेस जो है वो आपके 221 के हैं जी, माइनस में लिख देंगे एक्सपेंस होता है। रेंट एंड रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ओपनिंग अकाउंट कोई भी नहीं है, क्लोजिंग कोई भी नहीं है, इसलिए हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है इसको कर देंगे सिंपल एज इट इज लिख देंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस को, क्योंकि ये आपकी पेमेंट है तो जितनी भी पेमेंट है वो सारी की सारी आपकी एक्सपेंस होगी। तो ये मेरा ख्याल है वाहद फिगर है जो आपने एज इट इज लिख दी है और इसमें कोई वर्किंग नहीं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितनी है, ये रही क्वेश्चन में 40 मिलियन की, हम क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 40 मिलियन क्रेडिट में माइनस में। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट भी हमने 110 जो है वो उसी के अंदर ले लिया हुआ है अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इधर से आ गया है। तो ये इसका मतलब ये है कि हमने सारी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स कट कर दिए हैं। बैलेंस शीट के अंदर देख लेते हैं, मिसलेनियस सप्लाईज हमने यूज कर लिया हुआ है, टक शॉप का रेंट हमने यूज कर लिया हुआ है, एडवांस सैलरीज भी हमने यूज कर ली हुई है, हमने काटा नहीं था।
तो इस तरह से बैंक बैलेंस जो है ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके एसेट्स वगैरह की मूवमेंट थी वो सारी की सारी हमने देखी और उसके बाद हमने इसको कर लिया। अब मेरे ख्याल से नाउ इट शुड बी टैली 907 252 और 15 ये बनता है जनाब 1174। तो आपकी टोटल इनकम जो है 1174 की है। एक्सपेंसेस को जमा करते हैं 55 568 221। ठीक है जी, 55 568 99 129 221 और 40। तो भैया ये बना 1112। तो ये आपके टोटल एक्सपेंसेस बनते हैं जिससे आपका जो है वो 1174 है। तो आपका जो है वो सरप्लस बनेगा 1174 ऊपर वाला, उसमें से आंसर माइनस किया तो बना जी 62। ये ले जी, वही बात जो हम लोगों ने की थी कि हमें ये बैलेंस शीट से पता चल जाएगा कि भैया आपकी सरप्लस है कितना, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, वो उसने बैलेंस शीट के अंदर लिखा होता है। उसने कहा था ना कि बना लिया है। ये देखिए कंप्लीटेड का वर्ड उसने लिखा हुआ था कि इट हैज प्रिपेयर्ड इट्स कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन्होंने प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन उसके बाद इनसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फाइल डिलीट हो गई जो एक्सेल की फाइल थी। तो फिर इन्होंने ये चीज को 62 को सामने रखते हुए, ये 62 को सामने रखते हुए, जो इस वक्त स्क्रीन में आपको ग्रीन हाईलाइट नजर आ रहा है, इसको सामने रखते हुए हम लोग जो है वो करेंगे। ये तो वैसे बाई चांस एक बात है कि हमारा आंसर जो है वो टैली हो गया है। ऐसा भी हो सकता था कि आंसर टैली ना होता। तो उस केस में फिर वो अक्सर क्वेश्चन में बताता है कि भाई इसमें फिर जो भी डिफरेंस है ना वो फ्ला एक्सपेंस को डाल दो ताकि हमारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर जो है वो बेनिफिट हमें आ जाए। तो हमारा जो सरप्लस होता है वो हमारा कितना बना 62 मिलियन का। सो दिस वाज द क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इसकी वर्किंग समझ आई होगी कि इसको किस तरीके से हमने वर्कआउट करना है, कैसे मूव करना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।